जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 प्रैक्टिस सेट नंबर क्राउन पब्लिकेशन से अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। और यदि आप लोग करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस बुक करंट अफेयर स्पीडी करंट अफेयर में ला रहा हूं दोस्तों, जो पूरे साल भर का करंट अफेयर है। और उसका करंट अफेयर पूरे साल भर का करंट अफेयर में करवा चुका हूँ, वन लाइनर के फॉर्म में। यदि आप लोग उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ दोस्तों। और मैं प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ। 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, उसमें पूरा प्रैक्टिस सेट 15 के 15 वीडियो अपलोड है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपको और रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट में 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था बुक में, उसका भी वीडियो अपलोड है दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक दे दूंगा। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे देख ले दोस्तों, और अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां भी ग्रुप है सभी में प्लीज शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखते हैं। क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में पहला प्रश्न क्या कहता है उसे आज हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है इसमें, सुरकोडट्टा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोडट्टा का पुरातात्विक स्थल है जो किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा है। सुरकोडट्टा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत के गुजरात में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम गुजरात को देखें तो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है, और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी दोस्तों। और गुजरात के अभी मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए तो भजनलाल शर्मा है जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा गुजरात के मुख्यमंत्री, और कालराज मिश्र जो है वहां के कौन है? सॉरी, भजनलाल शर्मा नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है दोस्तों। भजनलाल शर्मा है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और कालराज मिश्र है जो राजस्थान के राज्यपाल है। और यदि आपसे राजस्थान के विधानसभा सीटों के पूछ लिया जाए तो 200 है राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या, और लोकसभा सीटों की संख्या राजस्थान में 25 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या राजस्थान में 10 है। तो राजस्थान के बारे में हो गया। गुजरात के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 26 है लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या गुजरात में 82 है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र नाथ पटेल है गुजरात के मुख्यमंत्री, और आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के राज्यपाल। तो गुजरात के बारे में हम लोग देख लिए हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा को देखते हैं दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछ लिया जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, और वहां के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा की स्थापना वर्ष 1966 में हुआ था। और हरियाणा में यदि लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो कितना है? तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग, कर्नाटक में। कर्नाटक का यदि मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, और वहां के अभी राज्यपाल थावरचंद गहलोत है दोस्तों। कर्नाटक का यदि राजधानी पूछे तो बेंगलुरु है। कर्नाटक में विधान परिषद भी है दोस्तों। कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है, और कर्नाटक में विधानसभा की सीटों की संख्या 224 है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि जो सुरकोडट्टा स्थान है, पुरातात्विक स्थल है, किस राज्य में है? तो वो गुजरात में है। सुरकोडट्टा कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यदि देखें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, उसमें से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। दो एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म को आत्मा और निग्रंथ में बंधन रहित जैन संस्थापकों के तीर्थकर कहा जाता है। तीर्थकर 2 शब्दों से बना हुआ है, एक तीर्थ और कर से मिलकर बना हुआ है। तीर्थ का अर्थ होता है उन विविध नियमों से है जो मनुष्य को इस भव सागर से पार उतार देता है। ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उपलब्ध मिलता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव हुए, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया जंतर मंतर में है, तो जंतर मंतर में क्या है? तो जंतर मंतर कहाँ में है? तो जंतर मंतर राजस्थान में है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जंतर मंतर राजस्थान में है, राजस्थान में जंतर मंतर है। तो अभी हम लोग ने राजस्थान के बारे में देख चुके हैं दोस्तों। उसके बाद यदि हम देखें राजस्थान के बारे में देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी देखें हम लोग असम। तो असम, असम के मुख्यमंत्री आपसे यदि पूछ लिया जाए तो कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और वहां के अभी राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं असम के राज्यपाल। असम के विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो कितना है, 126 है विधानसभा सीटों की संख्या असम में। विधानसभा सीटों की संख्या असम में कितना है, तो 126 है विधानसभा सीटों की संख्या असम में। और लोकसभा सीटों की संख्या असम में कितना है, तो 14 है लोकसभा सीटों की संख्या असम में। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। और असम में राज्यसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो कितना है, 7 है। ठीक है, असम में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। असम की राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है। तो ऑप्शन बी का मैं बता दिया हूं। चलिए बिहार की चलते हैं। गुजरात हम लोग देख चुके हैं, गुजरात भी देख चुके हैं दोस्तों। तो बिहार क्यों चलते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार में मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जो एक बार नहीं कई बार रह चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री 9 वर्ष शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, और नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे, ये नियम लागू होता है इन पर। ठीक है, और यदि देखें बिहार में अभी जो हमारे बिहार में जो राज्यपाल हैं उनके बारे में देखेंगे तो वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है दोस्तों। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और बिहार में विधानसभा सीटों की भी संख्या है कितना, 75 है विधानसभा सीटों की संख्या। अब बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या बिहार में कितना है, तो विधान परिषद की सीटों की संख्या बिहार में 75 है। और विधानसभा की सीटों की संख्या बिहार में 243 है। तो ऑप्शन क्या होगा, राजस्थान में जंतर मंतर है। ऐसे 5 जगह जंतर मंतर है। राजस्थान में है, दिल्ली में है, वाराणसी में है, मथुरा में है दोस्तों। वाराणसी में नहीं, मथुरा में है, दिल्ली में है, आगरा में है। ये 5 जगह दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो यदि हम देखें 4 नंबर प्रश्न में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो भारतीय संविधान में यदि 4 नंबर प्रश्न की ओर देखें दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न की ओर जब देखें तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आपको 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूची हैं, तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, जबकि इसे बढ़ा करके अब क्या कर दिया है, 12 कर दिया गया। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 कर दी गई है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा तथा 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, 92-93 जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल यदि हम देखें तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए तो अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, तो कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है यानी टाइगर है। राष्ट्रीय नदी गंगा है दोस्तों। और राष्ट्रीय वृक्ष भारत का कौन है, तो बरगद का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, गान है जनगण मन। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, आम। सूर्य ग्रहण कब होता है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो सूर्य ग्रहण है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ट्रोपोस्फियर कहा जाता है वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो इसमें यदि देखें भारत और श्रीलंका को पाक जल मरुमध्य अलग करता है। पाक जल डमरू मरुमध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पाक जल डमरू मरुमध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी में पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है दोस्तों। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और 2003 से प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया गया है।
ठीक है, भारतीय समुदाय को योगदान प्राप्त करने के लिए, विदेशों में बसे भारतीय समुदाय को योगदान प्राप्त करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया गया है। तो आपको बता दिए क्यों मनाया जा रहा है। और सन 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाता है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तार रूप क्या है? तो कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तार रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 11वां नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, इसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मलिक जानू को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन एवं सहायक से अली मर्दान खान ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की थी, प्राय 2 वर्ष पश्चात उसके सरदारों ने उसका कत्ल कर दिया और उसके स्थान पर 1912 में हुसामी मोहम्मद एवज खिलाड़ी खिलजी की गद्दी पर बैठा दिया गया। तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है, किसे? मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। गयासुद्दीन बिना युद्ध किए ही इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करके वापस आ गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मलिक जानी। 12 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो यदि हम 12 नंबर प्रश्न में देखें, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक यदि देखें 30 नंबर प्रश्न में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? यदि इसमें घटने की क्रम को देखें तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी, ये क्रम यदि हमसे पूछा गया है तो इसमें दिया गया है एक सबसे पहला क्या है? दांडी मार्च। ऑप्शन ए में दिया हुआ दांडी मार्च। दांडी मार्च देखे तो दांडी मार्च था जो आपको 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल तक चला है। तो 12 मार्च को चला था दांडी मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च था दोस्तों। और यदि भारत छोड़ो आंदोलन देखे तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1988। 3 फेब 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1930 में। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। इन चारों में से प्रथम पर कौन था? तो साइमन कमीशन प्रथम था। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी पहला कौन है? कौन सी घटना घटी है? तो साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन आया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्बंध हो चुका है? किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्बंध हो चुका है? तो ये क्लेमेंट एटली ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्लेमेंट एटली ने कहा था डोडो के भांति साम्राज्यवाद दिग्बंध हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्बंध हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो बांग्लादेश से कौन सी राज्य अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाने वाली राज्य कौन सी है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाती है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नागालैंड है जो आपको असम से सीमा, नागालैंड है जो म्यांमार से सीमा बनाती है, ना कि बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों। नागालैंड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम नागालैंड की बात करें, नागालैंड ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम नागालैंड को देखें तो नागालैंड का यदि हम राज्यपाल को देखें तो ला गणेशन है जो नागालैंड के राज्यपाल है। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन है और वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या नागालैंड में 1 है। और नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी और 1963 में नागालैंड एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यदि हम असम के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर में दोस्तों, असम के बारे में देख चुके हैं।
फिर से मैं असम के बारे में बता देता हूँ। असम के मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछ लिया जाए तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको हेमंत बिश्व शर्मा है जो असम के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन, गुलाब चंद्र कटारिया हैं। असम का राजधानी दिसपुर है। असम में 126 लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सीटों की संख्या असम में 126 है। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। मेघालय को हम लोग देखते हैं। मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और मेघालय की स्थापना वर्ष 1972 में हुआ था। मेघालय की स्थापना वर्ष 1972 में हुआ था। वर्ष 1972 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी दोस्तों। एक कौन था, त्रिपुरा था, दूसरा मणिपुर था और तीसरा मेघालय था। ठीक है। मेघालय में अभी राज्यपाल फागू चौहान है और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, मेघालय के मुख्यमंत्री। मिजोरम के बारे में देखो दोस्तों। मिजोरम को यदि हम देखें तो मिजोरम में जो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लालदू होमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और मिजोरम के राज्यपाल कौन है, तो हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के राज्यपाल हैं। मिजोरम की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। तो 1987 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। किसका किसका, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की स्थापना हुआ था वर्ष 1987 में। अमिगो जिसको कहते हैं दोस्तों, अमिगो के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है। तो मिजोरम में यदि आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितना, 60 है। मिजोरम के विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। सॉरी, मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। तो सारे ऑप्शन बता दिए हैं। हमसे पूछा कौन से राज्य से बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाती है, तो नागालैंड से बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नागालैंड मणिपुर से सीमा बनाती है, सॉरी म्यांमार से सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है सा है, तो सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा है, ये प्रश्न पूछा है। यदि हम इसे देखें दोस्तों तो सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन है, तो सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इन चारों में से गंगोत्री हिमनद है जो सबसे बड़ा हिमनद है। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद रुनदुन हिमनद है जो 19 किलोमीटर में है। उसके बाद कंचनजंगा हिमनद है जो 16 किलोमीटर में है। तो इन चारों में सबसे अधिक फैलने वाला, सबसे अधिक बड़ा हिमनद कौन है, गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है, तो भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है, तो पंकज त्रिपाठी को भारत के चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। नेशनल आइकन किसे, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारत ने हाल मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया, तो यह यूनाइटेड किंगडम में किया गया। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है जो यूनाइटेड किंगडम में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, यूनाइटेड किंगडम में किया गया। ठीक है। यह जो है मिग 2000 लड़ाकू विमान एवं अन्य विमानों को भेजा गया। यह बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स और भारतीय वायुसेना के साथ फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर के वायुसेना भी भाग लेगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न में चलते हैं। श्री महाकलेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, श्री महाकलेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकाल की मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपको उज्जैन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 21 की ओर। किस गांव में भारत का पहला 20x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, 20x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। किस गांव को घोषित किया गया, भारत का पहला गांव कौन बना है, तो वह मोढेरा बना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत का पहला मोढेरा गांव बना है जो 20x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। मोढेरा देश का पहला 24 घंटे चलने वाला सौर ऊर्जा संचालित गांव होगा जो आवासीय और सरकारी भवनों में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के लिए से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम विकसित करने में शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 ए सही आंसर है, मोढेरा में। नेक्स्ट पर चलते हैं 22 में। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया, तो महिला T20 वर्ल्ड कप है जो किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया, इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी
दक्षिण अफ्रीका में किया गया। महिला T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और दक्षिण अफ्रीका के न्यूलैंड्स केप टाउन ग्राउंड में खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया था। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर, और ऑस्ट्रेलिया ये खिताब जीतने वाले 6 बार, ऑस्ट्रेलिया 6 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 6ठी बार अपने नाम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हाथियों को उनके सामने आने वाले विभिन्न खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वर्ल्ड हाथी दिवस मनाने की शुरुआत 12 अगस्त 2012 से किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कर्तव्य पथ रख दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 में क्या गया है, किस एक फिल्म के लिए 2 अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सी फिल्म के लिए 2 अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? वो कौन सी 2 अभिनेत्री थी? तो कौन सी वो फिल्म के लिए 2 अभिनेत्री को दिया गया था? तो फिल्म का नाम था दहन। दहन के लिए 2 अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। इंद्रानी हल्दर और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक ही फिल्म के लिए, जो दहन नामक फिल्म था, उसके लिए सम्मानित किया गया था 2 अभिनेत्रियों को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं इसमें 25 नंबर प्रश्न से 26 की ओर। 26 नंबर प्रश्न में चलते हैं, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का 69वां नेशनल पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का 69वां पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो किसे दिया गया है? MS किरवानी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का MS किरवानी का 69वां पुरस्कार दिया गया, नेशनल पुरस्कार MS किरवानी को दिया गया है। और उनका फिल्म क्या था? RR के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 27 में, बेनी सागर जो हाल ही में खबरों में रहा, बेनी सागर हाल ही में खबरों में रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो बेनी सागर जो हाल ही में खबरों में रहा, वह किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है। वह झारखंड में स्थित है। बेनी सागर जो हाल ही में खबरों में रहा, वह झारखंड में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बेनी सागर में खुदाई के बारे में जानकारी दी, जो झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि जिले का एक गांव है। उत्खनन से सैकड़ों कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरंतर मानव निवास के संकेत देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है जयपुर गुलाबी नगर, ये सही है। जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, ये सही है। उज्जैन को महाकाल का नगर कहते हैं। कोलकाता को आनंद नगर कहा जाता है, ये भी सही है। जैसलमेर को झीलों का नगर कहा था, ये गलत है। तो हमसे कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। 29 में, कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक है जो आपको कच्छ के रन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। कोरी क्रीक निवेशिका है, एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है कोरी क्रीक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर। पंचायत राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में जो पंचायती राज है उसमें न्याय पंचायत का किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार दिया गया है? तो वह किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। बिहार राज्य के पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को सजा देने की, बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो 3 माह तक की जेल एवं 1000 रुपए की जुर्माना की सजा सुनाने की शक्ति प्राप्त है बिहार के न्याय पंचायत में। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है बिहार में। 31 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। कावेरी जल विवाद जो है किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो कावेरी जल विवाद है जो आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उदेशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो उदेशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। किस बात के फैसले में सर्वप्रथम घोषित किया है कि उदेशिका संविधान का
तो कौन सी बाद में यह घोषणा की गई थी? तो ये बेरुवाड़ी बाद में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बेरुवाड़ी बाद में सर्वप्रथम घोषित किया गया था कि उदेशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुवाड़ी बाद यूनियन देखें तो 1960 में आया था दोस्तों, सबसे पहले इसी में कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उदेशिका संविधान का अंग नहीं है, बेरुवाड़ी बाद में कहा गया था। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उदेशिका को संविधान का भाग मान लिया था। तो केशवानंद भारती में मान लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 33 में, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा? सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बजट के हिसाब किताब की जांच जो है भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति, पीएससी जिसे कहते हैं, द्वारा की जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। सार्वजनिक लेखा समिति में कितने? 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। विपक्षी दल का नेता कोई सदस्य इस समिति का अध्यक्ष हो सकता है। कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है सार्वजनिक लोक लेखा समिति का। तो और यह जो है सार्वजनिक लोक है जो संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 34 नंबर प्रश्न में, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कि अभिमत है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की अभिमत कौन सा है? तो एमएस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एमएस स्वामीनाथन को राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की अभिव्यक्ति की संज्ञा दी है या उपाधि दी है। ऑप्शन नंबर सी एमएस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 35 में कहा गया है, इस प्रश्न में दिया गया है 35 नंबर प्रश्न में कि माइग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट किस स्थापना कब हुई है? मैगजीन एक्शन प्रोजेक्ट का स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई है। 1992 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। माइग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई है? तो वर्ष 1992 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1992 में 50 देशों के 300 गैर सरकारी संगठनों को 200 वैज्ञानिकों तथा शिलावेत्ताओं को जोड़कर की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य विश्व भर में माइक्रो पारिस्थितिकी तंत्र को हानि की प्रतिस्थापित करना तथा स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा संस्थानों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। माइग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना 1992 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 36 नंबर प्रश्न की ओर। जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? जोरम मेगा फूड पार्क है जो कहाँ स्थित है? जोरम मेगा फूड पार्क आपको इनमें से कोई नहीं, मिजोरम में स्थित है। जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम में स्थित है। यह 55 एकड़ में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 37 में कि भारत में इनमें से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? भारत में कौन सी आपदाएं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? रासायनिक आपदाएं, जैविक आपदाएं और नाभिकीय आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि महामारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महामारी है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 38 में, हाल ही में खबरों में रही विंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो विंड योजना है जो कौन सी मंत्रालय से जुड़ी है? तो विंड योजना है जो आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विंड योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जुड़ी हुई है। 39 में, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित कितना है? महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित कितना दिया गया है? तो इसका 7.5% रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 7.5। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक वर्ष प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बी सही आंसर है। और 47वां स्थापना दिवस 2023 को मनाया है। 1 फरवरी को 47वां स्थापना दिवस मनाया गया, भारतीय तटरक्षक वर्ष के द्वारा दिवस मनाया गया है। और भारतीय तटरक्षक की स्थापना 18 अगस्त 1978 को किया गया था। 18 अगस्त 1978 को भारतीय संसद ने भारतीय तटरक्षक दिवस को मंजूरी प्रदान की थी। कब की थी? स्थापना के कुछ महीने बाद, जब भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी उसके कुछ महीने बाद 18 अगस्त
1978 को भारतीय संसद ने भारतीय तटरक्षक दिवस को मंजूरी दी थी 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी को मनाने की मंजूरी दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न की ओर। फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ 1600 करोड़ रुपया का सौदा किया है? तो फॉक्सकॉन ने किस राज्य के साथ 1600 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो तमिलनाडु के साथ फॉक्सकॉन ने समझौता किया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 42 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता है? एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक जीतने वाला है जेरेमी लालरिनुगुन्ना है, जो भारत के लिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और यह इसकी कैटेगरी क्या है? 20 वर्षीय लालरिनुगुन्ना कैटेगरी है 67 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, 67 किलोग्राम भार वर्ग में। ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर भोपाल बना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय के शिवराज सिंह चौहान थे, ने भोपाल में लॉन्च किया था एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च किया गया था। यह भोपाल की संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर बना था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन था? भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें यदि 44 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 44 में दिया गया है हाल ही में खबरों में रहा ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? हाल ही में खबरों में रहा ई रेट्रोफिटमेंट है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 45 नंबर प्रश्न चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरू करने की घोषणा की है? सीखो और कमाओ योजना की शुरू करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीखो और कमाओ योजना की शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 47 की ओर। भारत पहला फ्रांस यूएई समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत का पहला फ्रांस यूएई समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में की जा रही है। ओमान की खाड़ी में भारत फ्रांस यूएई समुद्री अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं 47 में कहा गया है कि एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहले भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन? भवानी देवी। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों 48 में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला पहली भारतीय एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो इस कंपनी का नाम इंडिगो एयरलाइंस है। ऑप्शन नंबर कौन है? इंडिगो एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इंडिगो एयरलाइंस बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है नेक्स्ट में 49 नंबर प्रश्न में 49 में वर्ष 2023 के IIM MFF पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? वर्ष 2023 के IIEF पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो उसे आपको लालियान ज्वाला चांगते को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लालियान ज्वाला चांगतो को। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत और मुंबई के सिटी FC के खिलाड़ी लालियान ज्वाला चांगते को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का पुरुष फुटबॉलर नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 50 की ओर। नंबर 50 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने लड़ाकू विमान? तो 26 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 26 लड़ाकू विमान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 51 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 51 में पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो पृथ्वी है जो अपने कक्ष में लगभग
400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। तो इसकी तेज गति को हम लोग इसलिए अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, इस कारण हम महसूस नहीं कर पाते हैं। 52 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। गर्म करने से विस्तरण होता है, गर्म करने से किसका विस्तार होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यदि हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसमें पदार्थ का घनत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, पदार्थ का घनत्व घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 53 में कहा गया है कि एक मकान के 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक दूसरा से अधिक प्रकाश दे रहा है तो किस कारण से ऐसा होता है, तो यह कारण है कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, रेजिस्टेंस अधिक होगा तो कम प्रकाश देगा। 54 नंबर प्रश्न की ओर, इसमें कहा गया है परमाणु शक्ति केंद्र और स्थिति वाला राज्य। तो कलकपक्कम कहाँ है, तो कलकपक्कम तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और काकरापारा गुजरात में, और ट्राम्बे महाराष्ट्र में। काकरापारा गुजरात में और ट्राम्बे महाराष्ट्र में। तो यदि हम देखें इस मैच कौन सा होगा, तो यदि हम इसे मैच करें तो हो जाएगा 3-1-2-4। 3-1-2-4 किसमें है, 3-1-2-4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 3-1-2-4। ठीक है, 3-1-2-4 किसमें आएगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्योंकि कलकपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, कलकपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। 3-1-2, काकरापारा गुजरात और ट्राम्बे 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था मधुमक्खी की भाषा का पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो वह है कार्ल विक्टर फ्रिक्स, केवी फ्रिक्स जिसको कहते हैं, कार्ल विक्टर फ्रिक्स या केवी फ्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मधुमक्खी की भाषा या मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जर्मन ऑस्ट्रेलिया एथोलॉजिक थे, इन्होंने मधुमक्खी की भाषा की पहचान की थी। इन्हें 1973 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 56 में, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो आपको राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। एक मापन मानक प्रयोगशाला है जो दिल्ली में स्थित है। इसे भारत का राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिस्ट संस्थान भी कहा जाता है। यह भारत में एसआई इकाई का अनुरक्षण करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 57 में, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। चुंबक द्वारा कौन सी धातु आकर्षित नहीं होती है दोस्तों, तो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है एल्यूमिनियम, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। 58 में घर्षण और स्नेहक का अध्ययन है। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो घर्षण और स्नेहक का अध्ययन कहलाता है, आपको घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ट्रेबोलॉजी कहलाता है। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन ट्रेबोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 59 प्रश्न के चलते हैं, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। तो सबसे अधिक कठोर तत्व के बारे में दिया गया है। सबसे अधिक कठोर तत्व कार्बन है, और कार्बन ही सबसे अधिक कठोर तत्व हीरा है, कार्बन नहीं, सबसे अधिक कठोर तत्व हीरा है। और हीरा जो है, हीरा कार्बन का ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सबसे अधिक कठोर तत्व कौन है, हीरा, हीरा है जो सबसे अधिक कठोर तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हीरा है। हीरा कार्बन का ग्रुप है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 61 की ओर। 61 में कहा गया है दोस्तों, 61 में कहा गया है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला मजबूत कौन सा धातु है जो जंग रहित लोहा को बनाएगा, स्टील को जंग रहित बनाएगा, तो वह ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। क्रोमियम है जो लोहे को जंग रहित लोहा बनाने में काम आता है। कौन, क्रोमियम, क्रोमियम है जो जंग रहित लोहा बनाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में उच्च ताप प्रतिरोधकता, उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। साथ ही इसी कारण स्टेनलेस स्टील जंग रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जंग रहित बनाने में क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, लोहा को जंग रहित बनाने में क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। 62 में
भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा इसलिए वरीयता दी जाती है कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम है जो वायु के साथ हाइड्रोजन की तरह विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, इस कारण से वरीयता दी जाती है। 63 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 63 में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो एक तरफ है सूची 1 में बायोगैस। बायोगैस यदि हम देखें तो 63 में यदि हम देखें बायोगैस, तो बायोगैस है आपको बायोगैस। बायोगैस क्या हो जाएगा? कीटनाशी, ये गलत है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय विकार, ये सही है। डीडीटी, गोबर, ये भी गलत है। और निकोटीन, तंबाकू, ये सही है। 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 64 में गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, तो गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? मुख्य तत्व मीथेन होता है गोबर गैस में, या कौन होता है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है के रूप में। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग आपको कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 66 में आधुनिक पुरुष के हाल का पूर्वज है, तो आधुनिक पुरुष है जो किसका पूर्वज है? आधुनिक पुरुष क्रो-मैग्नॉन मनुष्य का पूर्वज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्रो-मैग्नॉन मनुष्य का पूर्वज है आधुनिक पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। जुगनू होता है एक प्रकार का, जुगनू क्या है? तो जुगनू है जो एक प्रकार का कीट है। जुगनू एक प्रकार का क्या है? कीट है। और जुगनू की जो चमक होती है उस किस कारण से वो चमकता है जुगनू? तो ल्यूसीफेरा नामक एंजाइम के कारण जुगनू चमकता है। जुगनू में जो चमकता है रातों में टिमटिमाते हुए नजर आता है, वो किस कारण से होता है? लूसीफेरा नामक एंजाइम होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जुगनू एक कीट है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 68 में। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सहजीवी कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सहजीवी। तो राइजोबियम फलीदार पौधों या दलहन पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 69 में निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो यदि हम देखें हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, तो वह दंत बलय हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दंत बलय है जो दृढ़ भाग है, यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दंत बलय हमारे शरीर का दंत बलय है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 70 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति या कृत का कार्य है? तो किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यदि इस तरह प्रश्न में चलते हैं तो यकृत का कार्य है यूरिया की उत्पत्ति करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यूरिया की उत्पत्ति करना यकृत का कार्य है। कोशिकाएं आवश्यकताओं से अधिक एमिनो अम्ल तथा रक्त की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और इसके अतिरिक्त यह कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्धक, स्टीरॉइड्स हार्मोन और क्रियाशील उत्पादों को निष्कर्षण करता है। 71 नंबर प्रश्न चलते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। वर्ष 1911 में विटामिन का अवधारणा दी थी फंक ने, और इसे प्रतिरक्षी पदार्थ भी कहा था फंक ने। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनका आवश्यकता मानव शरीर में अल्प मात्रा में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है भारत में कौन से सूक्ष्म निम्नलिखित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह प्रश्न पूछा है। तो कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कहा रहा है क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम सुमेलित है। और हेमोग्लोबिन, आयरन, ये भी सही है। खाने का नमक सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड होता है खाने का नमक, ये भी सही है। कपड़े धोने का नमक पोटेशियम कार्बोनेट, ये गलत है। कपड़े धोने का नमक को कपड़ा धोने का जो सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, ना कि पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किए हुए चावल है, लोग पीड़ित हैं। तो लोग किस बीमारी से पीड़ित है जहाँ चावल किए हुए पॉलिश किए हुए चावल ही खाते हैं? उन देशों में लोग किस रोग से पीड़ित हैं? तो उन देशों में लोग बेरी नामक रोग से पीड़ित हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बेरी नामक रोग से पीड़ित हैं। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैं लिस्ट बना दिया हूँ। पूरा वीडियो
घटना चक्र बुक से पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप लोग उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब भारतीय हिस्ट्री से भी पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं, आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री से, तीनों हिस्ट्री का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे देखें, इससे आपके तैयारी में रामबाण साबित होगा दोस्तों। जाके उसे आप लोग रिवाइज कर लें, बीएसएससी इंटर लेवल में अधिक से अधिक प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। आप लोग उसे देख लें और रिवाइज कर लें दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में प्लीज शेयर करें दोस्तों, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो वहां शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। 74 में कहा गया है, इस 74 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि इसमें है निम्नलिखित आंखों के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं। तो आंखों के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो दृष्टिपटल में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, आंखों के दृष्टिपटल में। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। इसमें से कौन असुमेलित है ये देखना है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ बिल्कुल सही है, सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये गलत है। केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में नहीं है, ये गलत है दोस्तों। हमसे पूछा है कौन गलत है, कौन असुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी असुमेलित है। ये कहाँ है? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपको तमिलनाडु में स्थित है, कराईकुडी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में। और सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में स्थित है, सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च कहाँ? भावनगर में। तो हमारा कौन गलती है? तो ऑप्शन नंबर बी गलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।